Good afternoon, everyone. Today, now we start topic 6 of chapter 3. 6 टॉपिक है कि बैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड द महाभारता। यानी ये कहता है कि साहित्यिक स्रोतों का जो इस्तेमाल था वह इस्तेमाल कैसे किया जाता था अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस एंड महाभारता। यानी हम कह सकते हैं कि इतिहासकार और महाभारत के बीच में। तो दे एग्जामिन वेदर टेक्स्ट वेयर रिटन इन प्राकृत, पाली और तमिल लैंग्वेजेज दैट वेयर प्रोबेबली यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल और इन संस्कृत। कहा जाता है कि इस टेक्स्ट को लिखने का जो काम किया गया था वह जो लैंग्वेज है वह लैंग्वेज क्या था, तो उस लैंग्वेज को कहा गया है कि प्राकृत है, पाली है, तमिल है और संस्कृत लैंग्वेजेज का एक विशिष्ट रूपों से खास वर्ग के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। चूँकि महाभारत के कंटेस्ट में अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर यह कंटेस्ट रियली इसी पर आधारित है जिसमें पुरानी भाषाओं का यह एक लिपिबद्ध तरीका के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। इसका सब टॉपिक है लैंग्वेज एंड कंटेस्ट। लैंग्वेज एंड कंटेस्ट के बारे में क्या कहा जाता है, अब इस पर हम लोग बात करेंगे कि लैंग्वेज और कंटेस्ट में किस किस रूप में कैसा है। कि द वर्जन ऑफ महाभारता इन संस्कृत ऑल दो देयर आर वर्जन इन अदर लैंग्वेजेज एज वेल एज। फिर कहा गया है कि हिस्टोरियंस यूजुअली क्लासीफाई द कंटेस्ट्स ऑफ द प्रेजेंट टेक्स्ट अंडर टू ब्रॉड heads sections that certain stories designated as the narrate and sections that contain prescriptions about social norms designated as a didactic। यानी कहा जाता है कि अगर हम महाभारत के रूप में अगर हम बात करें तो महाभारत का जो लेसन्स हम लोग इसका यूटिलाइज करते हैं वह निश्चित तौर पर संस्कृत भाषा में ही है। और संस्कृत में ही जितने भी रिलीजियस बुक्स जितने हैं या रिलीजियस टेक्स्ट जितने भी हैं वो मेनली संस्कृत लैंग्वेज में ही उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन हम बात करें कि अन्य भाषाओं में भी उसके बहुत सारे एडिशन प्राप्त हुए हैं। लेकिन महाभारत में प्रयुक्त जो संस्कृत वेदों अथवा जो इसका जो प्रशस्ति है, इसका जो टेक्स्ट है वह संस्कृत में कहीं अधिक सरल है। यानी जो संस्कृत लैंग्वेज में जितनी सरलता से यह दी हुई है उतनी सरलता से दूसरी भाषा में इसका इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर संस्कृत सरल भाषाओं के रूप में समझना भी अच्छा है और एक मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल के रूप में हम कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं काफ़ी मॉडर्नाइज रूप में इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इतिहासकार इस टेक्स्ट के रूप में यानी इस टेक्स्ट के जो कंटेस्ट है ये कंटेंट है, इस कंटेंट को मुख्यतः दो भाषाओं में यानी दो टाइटल में इसको इंडिकेट किया गया है। एक टाइटल है आख्यान तथा दूसरा है उपदेशात्मक के अंतर्गत रखा गया। आख्यान में कहानियों का संग्रह है, जो आख्यान था उसमें कहानी का स्टोरी दिया गया है खास करके, और जो उपदेशात्मक भाग है उसमें सोशल मतलब थॉट से संबंधित बातों का चर्चा किया गया है और इन्हीं चीज़ों का उसमें मतलब खास करके प्रकाश डाला गया है। तो हम कह सकते हैं अगला टॉपिक इसका है सब टॉपिक अथर्स एंड डेट्स। अथर्स एंड डेट्स में क्या किया गया है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि द कंपोजिशंस ऑफ द टेक्स्ट बिटवीन Christ 200 BC and 200 CE, this was the period when the worship of Vishnu was growing in importance and Krishna, one of the important figures of the epic, was coming to be identified with Vishnu। और subsequently between Christ 200 and 400 CE, large didactic sections resembling the Manu Smriti were added।
अब ये कहता है कि अप्रोक्स कि 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी के बीच में इस टेक्स्ट में बहुत सारा एक रचनात्मक चरणों को देखा गया है, और यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी तरीके से हो रही थी, और तथा श्री कृष्ण का जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से माना जाता है, विष्णु का रूप बताया जाता है। चूँकि कृष्ण का जो अवतार है वह विष्णु के अवतार के रूप में माना गया है। चूँकि आप जानते हैं महाभारत टेक्स्ट के रूप में हो, चाहे रामायण हो, या जितने भी आप रिलीजियस एक स्टोरीज पढ़ते हैं या फिर उसकी जो विजुअलाइजिंग चीज़ को आप देखते हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर प्रत्येक पीरियड में, प्रत्येक युग में एक ईश्वर का अवतार होता है, और ईश्वर के अवतार निश्चित रूप से किसी न किसी नाम से वह फेमस होता है, पॉपुलर होता है, और उसी पर रिलीजियस टेक्स्ट का डिज़ाइन फॉर्म किया जाता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है। फिर इसमें कहा जाता है कि हम कह सकते हैं कि अप्रोक्स 200 टू 400 ईसा पूर्व के बीच में मनु स्मृति से मिलते जुलते बहुत उपदेशात्मक जो एडिशंस था वह महाभारत से जोड़े गए, और महाभारत से जोड़ने के क्रम में इस चीज़ पर भी ध्यान देना होगा कि इसका जो 10,000 जो श्लोक था वह श्लोक भी कम पड़ रहा था, और वह भी आप जान सकते हैं कि लगभग 1 लाख श्लोकों वाला यह लिटरेचर को ऐड किया गया है। इसमें भी इस चीज़ को इंडिकेट किया गया है। अब एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक नहीं कह सकते हैं, सेकेंड लास्ट, द रिसर्च फॉर कन्वर्जेंस। ये रिसर्च फॉर कन्वर्जेंस क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे कि द महाभारता लाइक एनी मेजर ईपी कंटेंट्स विविध डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल्स, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट्स। इसमें यह कहा गया कि प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस सजेस्टेड दैट द फैक्ट दैट द ऑथर्स डिस्क्राइब अ पॉलिएंडर्स union indicates that polyandry may have been prevalent amongst ruling elites at some point of time। फिर उसके बाद क्या कहा जाता है कि some historians noted that कि while practice of polyandry may have seemed unusual or even undesirable from the Brahmanical point of view, it was prevalent in the Himalayan region। इसमें क्या कहा जा रहा है, इस बात पर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे कि महाभारत के अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति अगर हम बात करें तो जो युद्ध होता था, वन होता था, राजमहल होता था, बस्ती होता था, यह काफ़ी इसका एक लाइफ रूप में इसको इंडिकेट किया, यानी जीवंत रूप में इसको इंडिकेट किया गया है। और इसके बारे में, यह जीवंत रूप क्या है, इसके बारे में भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम वर्तमान इतिहासकारों का अगर हम सजेशन माने तो निश्चित तौर पर जो लेखक द्वारा बहुपति विवाह का मतलब है कि अधिक से अधिक पति रखने की जो परंपरा होती थी, तो इसके बारे में चित्रण किया गया है। इस बात को भी इंडिकेट किया गया है कि इस प्रथा शासकों में विशिष्ट वर्ग में एक किसी काल में मौजूद था, यानी उस समय यह चीज़ मौजूद था, उसके बारे में इंडिकेट करता है। फिर इसके बारे में भी कहा जाता है कि इस जो प्रकरण में विभिन्न स्पष्टीकरण की बात भी मतलब किया गया है, और बहुपति जो प्रथा था ब्राह्मणों में अमान्य हो गई थी, खास करके ब्राह्मणों में यह प्रथा नहीं चलती थी, और उन्होंने ये देखा गया है कि सेंचुरी के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित करने का भी प्रयास किया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो सम हिस्टोरियंस थे वह इस तथ्य को ध्यान दिलाते हैं कि ब्राह्मणों की दृष्टि से बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित माना जाता था, यानी इस चीज़ को ब्राह्मण नहीं मानता था और उसका यूटिलाइज भी नहीं करता था। यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन थी, चूँकि यह हिमालयन रेंज के अंतर्गत जो लोग बसे हुए थे वो लोग इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते थे। इसीलिए आज भी यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। हालांकि अदर वर्ड में अगर इसको इंडिकेट करें तो संकट की स्थिति में भी इसे अपनाया गया था, जिस प्रकार से कहा जाता है। अब लास्ट टॉपिक है इसमें, इस चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक, और डायनेमिक टेक्स्ट महाभारत।
कहता है कि द महाभारता कैन बी कंसिडर्ड एज अ डायनेमिक टेक्स्ट बीइंग रिटेन ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम एज द ग्रोथ ऑफ द महाभारता डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्सन ओवर द सेंचुरीज वर्सन्स ऑफ द epic were written in a variety of languages through an ongoing processes of dialogue between peoples, communities and those who wrote the text। यानी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक जो मतलब चलंत ग्रंथ कह सकते हैं इसको, कि जो चीज़ चल रहा है, रन कर रहा है, वो जीवित कैसे है उसके बारे में कहा जाए। महाभारत के विकास संस्कृत के ही मतलब टेक्स्ट से ही हुआ है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि इसके पाठ के साथ ही समाप्त हो गया था। शताब्दियों से इस काव्य के अनुसार जो पाठक होते थे वह डिफरेंट भाषाओं में लिखे गए थे और ये सब संवाद को दर्शाते थे, यानी मैसेज को दर्शाते थे। इसके अलावा लेखकों ने अन्य लोगों और समुदाय के बीच में कायम किया इस चीज़ को। फिर उसके बाद बताया गया है कि अनेक कहानियाँ जिसका उद्भव इस क्षेत्र के रूप में विशेष हुआ है, जिसका खास लोगों के बीच में प्रसार हुआ है, इसके बारे में भी कहा जाता है। हम सब महाभारत महाकाव्य में समाहित कर लिए हैं अपने आप को, और इस महाकाव्य की जो मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्या किया गया है और इसके प्रसंगों की मूर्तिकला और चित्रों को दर्शाया गया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को हम एक एक सब टॉपिक को हमने इंक्लूड किया है और काफ़ी संजीदे तरीके से आपको इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया है। मैं अपने अनुसार कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन आप इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, आप इसको कैसे समझे हैं, चूँकि आप हमसे ज़्यादा होशियार हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, तो हो सकता है इसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज हो। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने भी वीडियो मैं भेजता हूँ उस वीडियो को ज़रूर देखें। हाफ ईयरली का सिलेबस चैप्टर 1 to 4 है, यानी 1 पार्ट पूरे बुक से लिया जाएगा, जिसमें आपको पूरी तैयारी करनी है। हम आपको टोटल वीडियो भेज दिया 1 to 4 चैप्टर तक का, और आपको मैं जिस चैप्टर का क्वेश्चन बाकी है होगा उस चैप्टर का मैं क्वेश्चन भी भेज दूंगा। उसके बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस होगा। थैंक यू फॉर ऑल, धन्यवाद।